Hello. Today we are starting history of class 6th, chapter number 1. The chapter name is how, when, how, where, what, where, how and when. What क्या था, where कहाँ था, how कैसे मिला या कैसा था वहां पे, और when हमको कब पता चला हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में. हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रेजेंट में जो चीजें होती हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम वो चीजें उसमें डिटेक्ट करते हैं. तो जैसे हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन ये भी लिखी है कि हम हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस मींस द स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब ऐसे व्यक्ति जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्ट्री जानते हैं. दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो किसी फिजिकल थिंग को एक्सट्रावेट करके, एक्सकावेट का मतलब होता है जमीन से खोद के निकालना. तो जमीन से कुछ खोद के और निकालते हैं, डिगअप करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं. क्या चीजें खोद के निकालते हैं ये लोग? जैसे कोई इंस्क्रिप्शंस हुए या कोई स्कल्पचर्स हुए, कोई मूर्ति हुई. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस मतलब कुछ हार्ड सरफेस पे कुछ चीज लिखी होना. जरूरी नहीं है कि वो जो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं या कोई अदर दूसरी लैंग्वेज लिखते हैं उसी में लिखे रहे. उस समय सपोज करिए वो 5,000 साल पुरानी इंस्क्रिप्शन है, तो वो 5,000 साल पहले जो भी लैंग्वेज चलती होगी उसमें वो चीज लिखी होती है. फिर उसको डिकोडिंग करने का काम आता है, वो अभी हम चैप्टर में देखेंगे. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है पहला तो वो चीज एक्सकावेट करके निकालना, दूसरा उसको स्टडी करना और उसके अंदर क्या लिखा है उसको बताना. इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन और वर्ड यूज किया मैंने. इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है हार्ड सरफेस पे कुछ चीजें लिखना. जैसे हम बात करते हैं, हम लोग कभी कभार मंदिरों के पास जाते हैं, मंदिरों में, और वहां हमको या कोई आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके पास हम जाते हैं, तो वहां हमको बाहर की तरफ पत्थर पे इंस्क्राइब किया हुआ, गुदा हुआ, लिखा हुआ एक एनकार्विंग किया हुआ. एनकार्विंग मतलब होता है पत्थरों पे कुछ चीजें अंदर उसको तोड़ते हुए लिखना. तो इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है हार्ड सरफेस पे लिखना. तो जब हम लोग देखते हैं वहां पे कि किसी मॉन्यूमेंट्स के पास वहां पे उसकी हिस्ट्री लिखी होती है या उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. पर यहां हम लोग हिस्ट्री में बात करेंगे ओल्ड इंस्क्रिप्शंस की, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, मतलब जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तब कैसे लिखा जाता था. तो दो चीजों पे लिखा जाता था, एक सॉफ्ट सरफेस जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते थे, दूसरा इंस्क्रिप्शंस. तो लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें लिखा है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, हमको क्या पता लगता है अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है हिस्ट्री का. हमको अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमको यहां ये पता चलता है कि वहां उस समय हंटर्स कैसे थे, क्या हंटिंग करते थे, कैसे हंटिंग करते थे, उनके पास स्टोन्स के वीपन्स होते थे, कैसे वीपन्स होते थे, हर्डर्स कौन थे, उसके बाद फार्मर्स फार्मिंग वगैरह कैसे करते थे, रूलर्स वहां पे उस समय कैसे होते थे, किंग्स वगैरह, मर्चेंट्स व्यापारी वगैरह कैसे होते थे, किस चीज का बिजनेस करते थे, कहां से वो लोग चीज खरीदते थे, कहां पे वो लोग चीजें बेचते थे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस समय भी होता था. प्रीस्ट, पंडित, पंडित वगैरह थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसी थी. क्राफ्ट पर्संस जो कुछ क्राफ्टिंग का काम करते थे. आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कुछ आर्टिस्टिक थिंग्स बनाते थे, समथिंग लाइक पॉटरिंग करते थे या फिर कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे या एनक्रेविंग करते थे. गुफाओं पे हमने देखा होगा कि गुफाओं पे कई बार, अगर हम कुछ गुफाओं के अगर मैं बात करूं तो जैसे भीमबेटका जो है, अगर हम बात करें वहां पे हमको गुफाओं में
जो उसकी दीवार हैं, वॉल्स हैं, उस पे हमको कुछ एनग्रेविंग करे हुए कुछ पिक्चर्स मिलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो कैसे हंटिंग करते थे उस समय के नोमैडिक पर्सन्स, जिनको हम आदि मानव भी बोलते हैं, जब वो लोग परमानेंट सेटलमेंट पे नहीं आए थे। हालांकि अभी हम लोग जो ये प्रीस्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, मर्चेंट्स की बात कर रहे हैं, ये तब की बात है जब परमानेंट सेटलमेंट हो चुका था। हम सबने सुना होगा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा के बारे में, वही बात कर रहे हैं हम। नाउ नेक्स्ट है, उस समय साइंटिस्ट, उस समय साइंस कैसा था, उस समय म्यूजिशियंस कैसे थे, आर्टिस्ट वगैरह कैसे थे। उस समय भी म्यूजिक से एंटरटेनमेंट होता था, तो वो म्यूजिक वगैरह कैसा था, उनके क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे, वहां उस समय का साइंस कैसा था, वो सब क्या करते थे। मेडिकल साइंस भी हम लोग देख चुके हैं, आयुर्वेदा बहुत पुराना साइंस के ब्रांच है, मेडिकल की ब्रांच है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, वेयर डिड पीपल लिव, कहां रहते थे। तो आज से हम लोग 8000 साल पहले की बात करें तो समथिंग अबाउट 8000 ईयर्स बिफोर हमको सुलेमान हिल्स और दूसरी है किरथार हिल्स, सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स, ये करंट डे में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन पे हमको एक माउंटेन रेंज मिलती है, जो कि पुराना इनहेबिटेशन था। इनहेबिटेशन मतलब पुराने लोगों के रहने की बस्तियां थी, वहां पे कॉलोनीज बनी हुई थी। हालांकि हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का नाम बहुत सुना हुआ है, ये भी सब वहीं आसपास में ही थी, इंडस रिवर के पास में, सिंधु रिवर के पास में। तो वहां पहले उन्होंने, सबसे पहले जो ह्यूमंस थे, पीपल्स जो थे, रहने वाले थे, उन्होंने पहली बार वहां पे वीट और बार्ले, गेहूं और बाजरा, ये उन्होंने उगाया वहां पे और परमानेंट सेटलमेंट पे आ गए। परमानेंट सेटलमेंट मतलब उन्होंने गांव बसा लिया था और एक गांव जैसा हमको आज दिखता है। हालांकि आजकल के गांव बहुत मॉडर्न होते हैं, पर वहां पे उस समय के एंशिएंट जो गांव थे, जो उस समय की सुविधाएं थी, टेक्नोलॉजी थी, उस हिसाब से वो लोग नॉर्मल ग्रुप में रहते थे। आगे हम बात करें, वो लोग रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी उन्होंने वहीं पर सीखी, हमको कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उन्होंने शिप, गॉट और कैटल्स वहां पे पालना स्टार्ट करे। रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी उन्होंने वहीं से सीखा, एग्रीकल्चर भी सीखा और रियरिंग ऑफ एनिमल भी सीखा, और उन लोगों ने विलेज में रहना स्टार्ट किया। इसके अलावा हमको, अगर हम गारो हिल्स की बात करें, गारो हिल्स हमको असम मेघालय के पास मिलती, मेघालय में है गारो हिल्स। तो वही अगर हम नाइन्थ की बात करें तो वो पढ़ेंगे हम लोग, नाइन्थ में भी आता है वो टॉपिक, और फिजिकल जियोग्राफी का एक पोर्शन है। तो गारो हिल्स जो है वो भी, वहां पे भी हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं। और विंध्या रेंज, विंध्या रेंज मतलब हम बात करें कि जब हम लोग महाराष्ट्र से इंदौर की तरफ एंटर होते हैं, मालवा प्लेटू पे एंटर होते हैं, तो हमको जो विंध्या रेंज मिलती है, उसके नॉर्थ में भी हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं जहां पे राइस उगाया गया था। द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। आगे हम बात करें, उस समय ट्रेड कैसा था। इंडस रिवर के लिए हम बात करें, इंडस रिवर जिसको सिंधु रिवर भी बोला जाता है, सिंधु रिवर बेसिकली वो एक संस्कृत वर्ड है। तो आज से 4700 ईयर्स बिफोर, हम लगभग 4700 साल पुरानी बात करें, तो वहां पे इंडस रिवर के पास में, इंडस रिवर के बैंक के पास में, वहां पे हमारे कुछ नॉमेडिक पर्सन्स ने वहां पे बस्ती बसाई, गांव बसाया और वहां पे रहना स्टार्ट किया था। फिर वो लोग वहां से मूव ऑन किया उन्होंने, और वो आ गए गैंगेटिक रिवर पे, गंगा रिवर के पास में, गंगा रिवर के बैंक पे वो लोग आके और बस गए, आज से 2500 ईयर्स पहले। आगे हम बात करें सोन रिवर। सोन रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है। सोन रिवर से हमको एक गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रिवर जो किसी बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है, वो अपना पानी जो होता है वो उसमें ट्रिब्यूट कर देती है, तो हम उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। मतलब किसी छोटी रिवर का बड़ी रिवर में जाके मिल जाना। तो सोन रिवर जो है, सोन रिवर गंगा में जाके
मिलती है। और वो जो सोन रिवर और गंगा रिवर के बीच का इलाका था, गंगा रिवर के सदन वाला इलाका जो था सोन रिवर तक का, उसी को हम लोग मगध इलाका भी बोलते थे, मगध एरिया भी बोलते हैं। एंशियंट टाइम पे वो मगध के नाम से फेमस था। आगे हम बात करें ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग टू द माउंटेन्स। अगर हम ट्रेवलिंग की बात करें तो पुराने समय पे ट्रेवलिंग बहुत डेंजरस थिंग होती थी, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं होती थी, पर उस समय इतनी अच्छी ट्रेवलिंग की सुविधाएं नहीं थी। और जो हिमालय था उसको पार करना बहुत मुश्किल होता था, या हम बात करें रिवर्स को पार करना भी बहुत मुश्किल होता था। सी की बात करें तो सागर को पार करना भी बहुत मुश्किल था। डिजर्ट एरिया होता था रेगिस्तान वाला, उसको पार करना में भी बहुत दिक्कतें आती थी। तो पहले रिवर जो हमको दिक्कतें आती थी ट्रेवलिंग में, आजकल हमको इतना दिक्कत नहीं होती है। ये लोग सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च के लिए, खाने की तलाश में, या अपने लाइवलीहुड की सर्च के लिए ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव ऑन करते थे। कभी कोई ऐसा होता था, कोई व्यापारी होता था, हमने बात करी मर्चेंट्स वगैरह भी आते जाते थे, तो मर्चेंट्स वगैरह किसी दूसरी जगह से किसी वेस्टर्न कंट्री से वो लोग कुछ चीज लेके आते थे, यहाँ इंडिया के मार्केट में लाके बेचते थे। यहाँ इंडिया के एरिया से डिफरेंट प्लेसेस से वो घूम के यहाँ से कुछ चीजें खरीदते थे, और वो यहाँ से ले जाके कलेक्ट करके और वहां पे जाके बेचते थे। तो ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी उस समय होता था। हम इंसानों की बात करें तो वो आर्मी में ग्रुप बना के ऐसे मार्च करते थे, या फिर हम बोलते हैं वो कारवा वर्ड यूज किया गया है। कारवा मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल। कारवा मीन्स होता है जब आप ग्रुप बना के, कारवा मीन्स ग्रुप, जब आप ग्रुप बना के ट्रेवल कर रहे हैं तो वो उसको कारवा बोला गया है। तो कारवा बना के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। क्यों ट्रेवल करते थे, अब ये क्वेश्चन आया। तो बेसिकली ये लोग रिलीजियस टीचिंग के लिए ट्रेवल करते थे। रिलीजियस टीचिंग मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपना धर्म की टीचिंग्स को दूसरे व्यक्तियों तक फैलाने के लिए, बताने के लिए कि हमारा धर्म कैसा है और हमको क्या सिखाता है, आप भी इससे ये अच्छी चीजें हैं, आप भी ये सीखिए। तो इस टाइप की रिलीजियस टीचिंग देने के लिए, या एक प्लेस के राजा द्वारा, या एक प्लेस के ट्राइबल पीपल्स द्वारा, या एक प्लेस के कुछ रूलर के द्वारा दूसरे प्लेस को कॉन्कर करने के लिए भी, उस पर कब्जा करने के लिए भी, उससे लिए फाइट करने के लिए वे लोग ग्रुप में ट्रेवल करते थे। उसके अलावा दिया हुआ है सन्स, कारवा, मर्चेंट्स। मर्चेंट्स भी व्यापारी, अभी हमने डिस्कस किया कि वो अरेबियन कंट्रीज से इंडिया में ट्रेवल करके आते थे, वहां से कुछ चीजें यहाँ पे लाके बेचते थे और यहाँ से कलेक्ट करके ले आते थे और वहां पे बेचते थे। आगे हम बात करें तो एक वर्ड दिया हुआ है सब कॉन्टिनेंट्स। नाउ व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? सिंपल एक ही वर्ड अगर बोलूं सब कॉन्टिनेंट के लिए तो मैं बात करूंगा साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है उसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसमें हम कंट्रीज की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद हम बात करें श्रीलंका, फिर हम बात करें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज कंप्लीट हो गई। उसके अलावा अफगानिस्तान, ये भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, ईरान, चाइना और म्यांमार, हालांकि चाइना और म्यांमार भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो ये सब हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्री, लैंड लॉक बाउंड्रीज जो केवल ईरान से हमारी मैच नहीं होती है, बाकी सबसे लैंड बाउंड्रीज हमारी होती है, और श्रीलंका से हमारी वाटर टेरिटरी हम लोग शेयर करते हैं। तो ये सब मिला के ये जो ग्रुप साउथ एशिया का है, इसको सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क डाउन कर लें। सब कॉन्टिनेंट, जितनी भी इंडिया की लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं इंडिया से, वो और ईरान और श्रीलंका भी, ये सब मिला के हमारा सब कॉन्टिनेंट बनाती है। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। नाउ पीपल शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। कार्विंग स्टोन्स हमने लेक्चर की शुरुआत में बात करी। कार्विंग स्टोन्स मतलब किसी पत्थर पे किसी चीज को, किसी हार्ड सरफेस पे या किसी स्टोन पे
किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, चाहे वो आयरन का हो या वो भी स्टोन का ही हो, उससे उसके ऊपर कुछ लिखना, कुछ डिजाइन बनाना या कुछ पैटर्न वगैरह क्रिएट करना, कुछ लिखना, इसको हम बोलते हैं एनग्रेविंग। हम लोगों ने देखा होगा कभी कभार कि कई खिड़कियां वगैरह बनी हुई होती थी पुराने जमाने में, जिनके ऊपर पत्थरों को ही तराश के और वो बनाया जाता था। हम उसको समझ सकते हैं कि वो भी एनग्रेविंग है। फिर हम बात करें कंपोजिंग म्यूजिक्स। अब ये जो लोग ट्रेवल करते थे, तो ट्रेवल करने में इन्होंने अपनी कल्चर को एक दूसरे के साथ बहुत शेयर किया। अपने म्यूजिक को, अपनी अरेबियन स्टाइल का म्यूजिक इंडिया में आया, इंडियन स्टाइल का म्यूजिक अरेबियन कंट्रीज में गया। आसपास की जो हमने अभी सब कॉन्टिनेंट बात करा, इन सब ने अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने दूसरी एक्टिविटीज जो थी, जो अच्छी चीजें थी उनको, वो सबको इन्होंने शेयर किया। इवन कुकिंग फूड्स, हमने फूड्स को भी, हमारे यहाँ का जो फूड था, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ का फूड जो है, अगर वहाँ किसी दूसरी कंट्री में गया हो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया हो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लिए हो, या किसी दूसरी कंट्री का फूड हमारे यहाँ पे आया हो तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया हो, पर वो चेंजेस हमारे जो फूड के एक्सचेंज हुए हैं वो हुए हैं। और ये प्रोसेस जो चली है, ये कई हजार सालों की प्रोसेस रही है, ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की प्रोसेस रही है, तब जाके ये प्रोसेस हमको फूड वगैरह या म्यूजिक वगैरह हमको देखने को मिली है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेम ऑफ द लैंड। इंडिया के नाम जो डेवलप हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया वर्ड कैसे आया और भारत वर्ड कैसे आया, उसके बारे में ये है। इंडिया वर्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ड जो है वो इंडस रिवर से ओरिजिनेट है। इंडस रिवर, जिसको संस्कृत में हम लोग सिंधु रिवर भी बोलते हैं, और जो ग्रीक थे और ईरानीज थे, जो ईरानियन थे और ग्रीक्स थे, वो इंडस रिवर को हिंदोज रिवर भी बोलते थे, एच यूज करते थे वो आई की जगह। तो इंडस की जगह वो लोग इंडोज बोलते थे या हिंदोज बोलते थे। तो उस इंडोज जो बोलते थे, उससे वो इंडिया, इंडस से इंडिया बन गया है। बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगे उसको, वो प्रोनाउंसिएशन चलता रहा, और उसके बाद इंडस रिवर से इंडिया, इस टेरिटरी का नाम आ गया। दूसरा नाम है भारत। भारत अगर हम बात करें तो भारत बोला जाता था उस समय, आज से हम 3500 साल पहले के लगभग की बात करें तो भारत बोला जाता था इंडस रिवर के इस तरफ का, भारत तरफ वाला एरिया। ये इस रिवर को हम लोग, इस रिवर के इस तरफ वाले लोगों को हम लोग भारत वाला बोलते थे कि ये लोग भारतीय हैं। उससे फिर वो धीरे धीरे भारत नाम आया। और ऋग्वेद में भी अगर हम देखें तो ऋग्वेद में भी आज से जो लगभग 3500 ईयर्स पहले जो कंपोज हुआ है, उसमें भी हमको यही थ्योरी मिलती है कि उस समय के जो लोग थे उन्होंने इस प्लेस को भारत कहा था। तो इंडस रिवर से बना इंडिया और ऋग्वेद से लिया गया भारत। आगे हम बात करें फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। नाउ अगेन एक क्वेश्चन कि हमने इतना तो डिस्कस कर लिया, पर अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सोर्सेज हैं हमारे हिस्ट्री के जिससे हमने हिस्ट्री जानी। हम कैसे पता लगाएंगे, एक हिस्टोरियन, एक आर्कियोलॉजिस्ट, वो कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे ये चीजें, ये एक्टिविटीज होती थी। जैसे हम बात करें कि हमको कई जगह ऐसे मिले हैं जहाँ पे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, बोन्स वगैरह मिली हैं, या फिर हमको बर्ड्स की बोन्स मिली हैं, तो हमने, हिस्टोरियंस ने उसको ये कंक्लूड किया है कि वो लोग, उस समय के जो लोग थे, वो उसको, एनिमल्स को कंज्यूम करते थे, खाते थे उनको। तो वो हमको उससे पता चला। तो ऐसा हमको कहाँ से पता चलेगा? तो पहला इसमें हमारा पॉइंट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मनु की बात करें हम तो मैन्यूस्क्रिप्ट में मनु का मतलब होता है हाथ, हैंड। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो हाथ से लिखना, उसको हमने बोला मैन्यूस्क्रिप्ट। ये बेसिकली सॉफ्ट सरफेस पे लिखा जाता था। सॉफ्ट सरफेस पे मींस पाम लीव्स जो होती थी उसके ऊपर, या फिर लकड़ी के बाक
या लकड़ी का हम बोल सकते हैं टुकड़े के ऊपर तख्ता, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो लकड़ी के बाग के ऊपर या फिर जो सॉफ्ट सरफेस होता था, सॉफ्ट वुड होती थी वो, उस पे या फिर पाम लीव्स पे वो लिखते थे और अपने हाथ से लिखते थे, इसलिए उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला गया। हालांकि ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो अब हमको नहीं मिलती हैं, ये ओवर द पीरियड हम बोल दें कि या तो इंसेक्ट्स के द्वारा वो डिस्ट्रॉयड कर दी गई या वैसे ही उसमें डिस्ट्रॉयड हो गई, तो वो अब हमको ओरिजिनली मिलना बहुत मुश्किल होता है। पर हाँ, हम बात करें कि हमको जो उनकी कॉपीज करी गई थी, जो अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति था जिसने पहली मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी, उसको दूसरे व्यक्ति ने कॉपी किया जब वो खत्म खराब हो गई, या उसी व्यक्ति ने उसी की लाइफ टाइम में खराब हो गई है तो उसको उसने वापस से रिटर्न किया है, तो वैसी हमको उसकी जो कॉपीज हैं वो हमको मिल जाती हैं। आजकल तो बहुत मुश्किल रहता है। ये बेसिकली काय की थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली थी मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, और लाइफ ऑफ द किंग्स, उनकी बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। जो रिच पर्संस होते थे वो अपनी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफी मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिखना, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के द्वारा लिखना अपनी लाइफ के बारे में। तो ऑटोबायोग्राफीज या फिर बायोग्राफीज जो होती थी वो लिखी जाती थी। आगे बात करें, रिलीजियस टेक्स्ट भी इसमें हमको देखने को मिलते हैं, कुछ धार्मिक चीजें जो होती थी वो भी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमको देखने को मिली हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे सोर्स का, वो है इंस्क्रिप्शन। पहला मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, दूसरा इंस्क्रिप्शन। जैसे हमने बात करा कि मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो सॉफ्ट सरफेस पे लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी। द मेन डिफरेंस बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स सॉफ्ट सरफेस, इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस। ये दो बेसिक अंतर होते थे। तो हार्ड सरफेस पे अगर हम बात करें तो ये या तो किसी मेटल की प्लेट पे, या फिर और पुराने एंशिएंट टाइम में बात करें तो स्टोन्स पे ये कार्विंग करी जाती थी। उसके ऊपर किसी स्टोन की या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हथौड़ी वगैरह से वो उस पे ऊपर लिखे जाते थे, एनग्रेव करे जाते थे। नॉर्मली इसमें हमको क्या मिलता था, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो फिर भी सस्ती पड़ती थी उस समय के हिसाब से हम बात करें, और जो इंस्क्रिप्शंस थे वो एज कंपेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट्स महंगे पड़ते थे, कॉस्टली थे वो। तो इंस्क्रिप्शंस पे हमको जो मिलते थे वो नॉर्मली किसी किंग के ऑर्डर्स मिलते थे। मतलब जो किंग होते थे उस समय, उनको अगर अपनी प्रजा को, अपने सिटीजन्स को अगर कुछ चीजें कम्युनिकेट करना होती थी, कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता था वो उनको कम्युनिकेट करना होता था, तो या तो वो ढोल नगाड़े बजा के और फिर लोगों में सर्कुलेट करवाते थे, अनाउंसमेंट करवाते थे, या दूसरा उनका तरीका होता था कि वो जो चौराहे होते थे उसके ऊपर वो पत्थर से उसको इंस्क्रिप्ट करवा के अपने ऑर्डर को और लिखवा देते थे, तो लोग उसको पढ़ लेते थे। तो जो पढ़े लिखे होते थे वो पढ़ लेते थे, और जो अनपढ़ होते थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अनाउंसमेंट से सुन लेते थे। तो ये उधर उनका वे था कम्युनिकेशन का। तीसरा सोर्स है आर्कियोलॉजिस्ट। मैन्युस्क्रिप्ट पहला सोर्स, दूसरा इंस्क्रिप्शन, तीसरा आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो स्टडी करते हैं अबाउट दी एंशिएंट थिंग्स, एंशिएंट फिजिकल थिंग्स के बारे में वो लोग स्टडी करते हैं कि कोई सी चीज कितनी पुरानी है। सपोज करिए उनको कोई एक इंस्क्रिप्शन मिला, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो इंग्लिश में या हिंदी में नहीं लिखा होगा, ये लैंग्वेजेस तो बाद में आई। अगर हम बात कर रहे हैं कि आज से 5,000 साल पहला कोई इंस्क्रिप्शन उनको मिला है, तो या तो वो साइन लैंग्वेज में होगा या उस समय की कोई लैंग्वेज में जो उस समय चलती होगी, वहां पे प्रचलन में होगी, उस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ होगा। तो उसको कन्वर्ट करने का ये काम करते हैं, डिक्टेटिंग करते हैं उस चीज को। दूसरा, ये लोग पुराने समय की कोई अगर बिल्डिंग होती है तो वो उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को। वो कार्बन डेटिंग के थ्रू ये पता लगाते हैं कि ये इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, कार्बन डेटिंग साइंटिफिक प्रोसेस है, उससे ये पता चलता है कि कोई सी चीज जो है वो कितनी पुरानी है। तो किसी बिल्डिंग को, किसी स्कल्पचर, किसी स्टोन या ब्रिक्स, ईंट वगैरह, या कोई टूल्स हैं, कोई वीपन्स हैं,
या कोई पॉट्स वगैरह है, पॉटरी वगैरह हमको मिलती है। हम किसी भी म्यूजियम में जाएंगे हमको ये सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो कोई पेन्स वगैरह हैं, जो भी बर्तन वगैरह उनके खाने पीने बनाने के, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह कुछ है, कॉइन्स, उस समय चलने वाले कोई कॉइन्स हैं, तो वो कब चल रहे थे, कब किस एडी में, किस बीसी में वो कनेक्टेड हैं, वो कहाँ किस राजा ने बनाए थे, किस रूलर ने बनाए थे, कौन उसको यूज करता था और कितना उसका वाइड स्प्रेड यूज था। जैसे आज हम बात करें कि आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज जो होता है वो डॉलर का होता है, यूएस डॉलर का। तो वो उस समय कौन सी करेंसी थी जो उस समय वहां पे यूज में आती थी। तो अब जैसे हम लोग बात करें कि इंडिया में आज फिलहाल की डेट में हमारे पास सिंगल करेंसी है, रुपया जो है वो हमारी इंडिया की करेंसी है और पूरे इंडिया में रुपया चलता है। उस समय कुछ एक एरिया में और डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं, वैसे ही अलग अलग राजाओं ने अपनी अपनी अलग अलग करेंसीज बना के रखी थी। नाउ सम मेड अप ऑफ स्टोन्स, बोन्स, बैग्ड क्लेस एंड मेटल्स। ये हमको नॉर्मली जो मिलते हैं वो आर्कोलॉजिस्ट को जो मिले हैं, हम लोग म्यूजियम में भी जाएंगे तो हमको यही सब चीजें देखने को मिलती हैं। स्टोन्स की बनी हुई होती हैं, बैग्ड क्ले, मिट्टी को पका के कुछ बनाई हुई होती हैं, मेटल्स की बनी हुई होती हैं, या फिर जानवरों की हड्डियों की वो चीजें, स्टोन मतलब टूल्स वगैरह कुछ जो होते हैं वो बने होते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जो थे, ये एक टॉपिक छूट गया इसमें आर्कोलॉजिस्ट वाला, ये हम देख लेते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बर्ड्स, फिश और एनिमल की बोन्स जो थी वो कुछ एरिया से जहाँ पे जो नॉमेडिक पर्सन्स थे वो रहते थे, उन्होंने वहां से वो देखा कि हाँ ये जो बर्ड्स की बोन्स हैं या फिर एनिमल्स की बोन्स हैं, कैटल्स की बोन्स है, ये वहां पे मिली उनको। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ ये लोग कंज्यूम करते थे, उस चीज को खाते थे। सीड के बारे में बात करें, एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात करें कि ये कैसे पता लगा कि उन्होंने आज से 8,000 साल पहले सुलेमान पर्वत के पास में, वहां पे माउंटेन के पास में, सुलेमान रेंज के पास में वीट और बार्ले उगाया। तो क्या वो वीट और बार्ले हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले वहां पे, क्या हुआ? अगर साधारण वो वीट का एक सीड होता, एक बीज होता, एक साधारण वीट होता अगर, तो वो तो उग गया होता। तो वो कैसे पता चल जाता कि वो वहां पे उन्होंने कभी वीट या बार्ले उगाया था? तो ये हमको पता चलता है अगर कोई बर्न सीड होता है, बर्न जला हुआ, अगर कोई बर्न सीड होता है तो फिर हमको उससे पता चल जाता है। जैसे अगर सपोज करिए वहां पे आग लगी हो और उसके बाद कोई गेहूं जो था, गेहूं का एक सीड है या कोई सीड्स हैं जो वहां पे कहीं पे जल गए हैं, अब जलने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब वो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो आगे फर्मेंटिंग वगैरह उस पर नहीं हो पाती है, उसमें ना ही उसमें कोई दिक्कत होती है कि वो प्रोड्यूस कुछ कर सके। तो उस जो उसका कोल था उससे हमको पता चला, उस सीड का, जले हुए सीड से, कि हाँ इन्होंने यहाँ पे ये चीज यूज करी है, और हम लोगों ने उसको कंक्लूड किया कि हाँ उन्होंने उगाया होगा उसको उस प्रोसेस में, या तो आग लगाने में वो गया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने, जैसे हम लोग नॉर्मल वे में देखते हैं कि किसी खेत में कुछ चीज उगाई जाती है, उसके बाद उसको साफ करने के लिए जलाया जाता है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि उस समय भी ऐसी ही प्रोसेस होती होगी कि जब उन्होंने गेहूं उगाए होंगे उसके बाद उसकी जो चारा वगैरह बचा है, जो ग्रास वगैरह बाद में बच गई है उसके एलिमेंट्स, उसको उन्होंने जलाया होगा और उसमें कुछ जो सीड्स हैं वो बच गए होंगे और वो वहां पे हमको मिले। तो ये हमको उससे पता चलते हैं। नाउ वन पार्ट और मैनी पार्ट, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। वन पास्ट और मैनी पास्ट। कितने पास्ट हैं, कितने पास्ट हैं, इट मींस वहां जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग एक्टिविटी में लगा हुआ है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर रहे हैं, कुछ कोई दूसरे प्रोफेशन में है जो अपने डिफरेंट वर्क्स को एकम्प्लिश करते हैं। वैसे ही उस समय भी वहां पे जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसने एक करंट की एक एग्जांपल से
उसको समझाने की कोशिश करी। उन्होंने अंडमान आइलैंड का एक एग्जाम्पल दिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड का। अंडमान निकोबार आइलैंड में कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि आज भी नोमैडिक हर्डिंग पे ही रहती हैं। वो आज भी सर्वाइवल, उनका तरीका आपके और मेरे जैसा नहीं है। वो आज भी हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, फिशिंग करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, और उसके बाद जो उनको उससे मिलता है वो खा लेते हैं। तो बहुत जो नोमैडिक पर्सन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो वैसे ही ट्राइब्स आज भी रह रही है, वो आज भी सरवाइव कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम लोग भौतिक सुविधाओं में रहते हैं। तो अगर हम बात करें अंडमान ट्राइब्स की, तो वो लोग फिशिंग, हंटिंग करते हैं और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो किंग्स की, दूसरी हम बात करें उसी समय में अगर हम बात करें तो किंग्स वगैरह जो थे उनकी लाइफ अलग होती थी, और जो हर्डरर्स थे उनकी लाइफ अलग होती थी। तो दोनों के पास्ट जो है वो अलग है। इसलिए जो राइटर है उन्होंने बोला कि वन पास्ट और मैनी पास्ट। जनरली अगर हम देखें तो हमको दिखता है कि कई सारे लोग जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज करते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज भी हम लोग देखते हैं, नॉर्मल व्यक्ति अपनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी नहीं लिखता है, नॉर्मल पर्सन, कॉमन मैन। तो वैसा उस समय भी हुआ होगा। वहां पे उस समय जो छोटे मर्चेंट्स थे, छोटे व्यापारी थे, फार्मर्स थे, हर्डरर्स थे, उनके बारे में हमको हिस्ट्री में कुछ भी मिलता नहीं है, कोई भी सोर्स हमको नहीं मिलता है। हम लोग केवल अनुमान लगाते हैं जो किंग्स की या जिन्होंने इनके बारे में लिखा, हंटर्स एंड गैदरर्स, उसके बारे में हमको पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपनी बारे में लिखा, और उन्होंने अगर कुछ इन लोगों के बारे में, फार्मर्स के बारे में लिखा है, तो हमको उस सोर्स से पता चलता है। नाउ अब हम बात करें एक इंपॉर्टेंट थिंग की, हम बात कर रहे हैं एडी, बीसी, बीसी, सीई और बीसीई की। हमारा लास्ट टॉपिक है। पहला हम बात करते हैं एडी की। एडी, इसी को अगर हम बोला जाए तो इसी का सिनोनिम जो है वो है सीई। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ANNODOMINI। मैं लिख देता हूं यहां पे, एनो डोमिनी। इसको हम बोलते हैं कॉमन इरा। ये दोनों सिनोनिम्स ही हैं। ये बहुत पुराना वर्ड है, और ये हमने क्रिश्चियन कैलेंडर जब आया है, मतलब अभी जो हम लोग करंटली यूज कर रहे हैं कैलेंडर, उसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। उस कैलेंडर के इन्वेंट होने के बाद में ये सीई और बीसीई स्टार्ट हुआ है। इसी के जस्ट अपोजिट वर्ड है, जहां हम एडी यूज करते हैं तो हम यहां पे बोल देते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट। और इसको हम बोल देते हैं, इसका सिनोनिम है और इसका एंटोनिम है। इसका बीसी का सिनोनिम है बीसीई, और इसका एंटोनिम है बिफोर कॉमन इरा। हाँ, अब हम समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि करंट में 2020 चल रहा है, तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 जो है, मैं बोलूंगा कि 2020 एडी है। ये जो एडी है मतलब करंट में बात कर रहे हैं, जो हमारा कॉमन अभी इंग्लिश कैलेंडर जो चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, तब से हम बात कर रहे हैं। तो ये 2020 एडी की बात कर रहे हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं कि ये 2020 सीई है, कॉमन इरा है। ये अभी हमारी जो ईयर्स चल रहे हैं ये कॉमन इरा भी कहलाते हैं और एनो डोमिनी भी कहलाते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इसका नेम जो है वो एनो डोमिनी है, तो इस पे कंफ्यूज ना हो। और ये दोनों सिनोनिम्स हैं। इसका जस्ट अपोजिट, इनका जस्ट अपोजिट है ये नीचे वाले, इसका नाम है बिफोर क्रिस्ट। मतलब जब हम बात करेंगे, अभी हम लोग 2020 ईयर पे चल रहे हैं, अगर हम 2020 साल पहले चले जाएंगे तो हमारा जो कैलेंडर रहेगा वो उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा। उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, इट मींस वो
जैसे मैं इसी लाइन को यूज कर लेता हूं समझाने के लिए। यहां पे हमारा 0 ईयर है, 0 ईयर के अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमको 1, जो हम लोग नंबर स्केल पढ़ते हैं वही ईयर में चलता है, 2, 3, और यहां पे हम आ गए 2020 पे। अगर हम इधर जाएंगे तो 1, 2, 3 नंबर स्केल में यहाँ पे माइनस में होता है, हम लोग ईयर में माइनस नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ऐसा जाते हैं। तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं, मे भी शायद उसमें चौक में तुमको डिफरेंस समझ में नहीं आया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये जब हम जा रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे BC, और इस तरफ जब हम जाएंगे ये वाला, तब हम इसको बोल देंगे कॉमन एरा या फिर AD। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड हमको समझना है, डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट, DECIPHERMENT, डिसाइफरमेंट। नाउ व्हाट इज डिसाइफरमेंट? ये वर्ड यूज किया गया है, इसी जो वर्ड समझाए गए हैं एनसीईआरटी में उसी के नीचे डिसाइफरमेंट वर्ड भी यूज किया गया है। डिसाइफरमेंट वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है कि हमने किसी पुरानी लैंग्वेज को करंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। इसको हम लोग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं, डिकोडिंग भी एक वर्ड होता है, इसका सिनोनिम बोल सकते हैं हम लोग। तो डिसाइफरमेंट मतलब होता है किसी पुरानी साइन लैंग्वेज या पुराने जमाने की कोई ऐसी लैंग्वेज जो अब या तो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको एनकोडिंग करना, उसको डिकोडिंग करना, और डिकोडिंग करके और फिर आज की लैंग्वेज में उस चीज को कन्वर्ट करना। तो इसको हम बोलते हैं डिसाइफरमेंट। होपफुली ये सब क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।